कार्तिकेय बत्रा सेफोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा है भाई, डॉक्टर का नाम डॉक्टर साहब लिखा करो, लेकिन कोई बात नहीं। और डॉक्टर ये पीएचडी वाले डॉक्टर हैं, ये कोई फिजिशियन और सर्जन वाले डॉक्टर नहीं है, लेकिन इनकी दिलचस्पी नंबर्स में बहुत होती। कार्तिकेय पहली प्रतिक्रिया बिना किसी सवाल के, ये तो सरप्राइज हो गया कि बीजेपी ने अपना 2014 और 2019 के आंकड़े को तोड़कर 250 पहुंच रही है बीजेपी। सारी एंटी इनकम्बेंसी, सारी थेसिस, सारी थ्योरी, सारी नाराजगी कहां चली गई? आवाज जब हम बात करते थे इस बारे में कि कांग्रेस अच्छा कर रही है, तो हमेशा ये एक साइड नोट रखते थे कि बीजेपी का साइलेंट वोटर है। और बात उम्मीद ये थी कांग्रेस में कि जो साइलेंट वोटर है वो भी इस कदर नाराज हो गया है कि कुछ हमारी तरफ आ जाएगा। और हमारा अपना कोalition तो है ही, जिसमें जाट है और एससी का एक बड़ा तबका है, और जट सिख हैं और मुस्लिम है। लेकिन सर ये अब हमको मानना पड़ेगा कि जितने भी हम लोग गए और जो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस आगे थी, वो वोट शेयर में तो आगे अभी भी है, हालांकि मार्जिनली आगे है, लेकिन सीटों में वो तब्दील नहीं हुआ। अब इसमें क्या कारण है, ये तो आई थिंक जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो समझना पड़ेगा। मैं इतना कह सकता हूं कि इतनी कोई मार्जिनल सीटें नहीं है जो ओमकारेश्वर जी कह रहे थे, जिनको हम बहुत खंगाल कर देखें। ऐसी 7-8 सीटें ही हैं जहां बीजेपी 3000 या उससे कम के मार्जिन से आगे चल रही है। तो अगर आप वो 7-8 सीटें, और कांग्रेस की भी कुछ होंगी, बहुत एक्सपेक्टेड बात है 2-3-4 सीटें, अगर आप बीजेपी की वो 7-8 सीटें हटा भी देते हैं तो बीजेपी का आंकड़ा 50 से 43 पे आ जाएगा। लेकिन हम लोग तो ये सोच रहे थे कि 25 कैसे पहुंचेगा और 30 आएगा तो भांगड़ा करेंगे, लड्डू बांटेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पढ़ने में गलती हुई। मैं फिर आपको ये कहूंगा कि जब मैं साउथ हरियाणा गया, मानने में कोई अर्थ नहीं है, मानने में कोई अर्थ नहीं है। नहीं, मैं भी मानता हूं बट मैं ये ऐड करूंगा सर कि जब मैं साउथ हरियाणा से आपसे बात कर रहा था, मैंने तब कहा था, आपके शो को भी कहा था कि बीजेपी की कुछ पॉलिसीज को लेकर एक पॉजिटिव मूड है, लेकिन थकावट भी है। तो अंत में ऐसा लगता है कि वो जो पॉलिसीज थी, चाहे पहले टर्म की थी, चाहे सैनी साहब की वजह से थी, वो लोगों को याद रही। और किस हद तक एक कम्युनिटी का डोमिनेंस लोगों को डराया, किस हद तक वो पोलराइजेशन हुआ, ये शायद हम नहीं समझ पाए। क्योंकि मैं इलेक्शन के 10 दिन पहले घूमा था और काफी सारी ये चीजें आखिरी कुछ दिनों में होती हैं। आप जमीन पर थे, आपने भी जब साइलेंट वोटर से बात की होगी, आपको भी समझ में आया होगा कि ऐसा नहीं एक तरफा सीटों में लग सकता था, लेकिन वोट शेयर में तो एक तरफा नहीं लग रहा था। क्योंकि लोगों से आप बात करते थे, वो कहते थे कि वोट करेंगे बीजेपी को, हालांकि लगता है हमें कांग्रेस की सरकार आएगी। और अगर आप एग्जिट पोल भी देखें तो सारे एग्जिट पोल, एटलीस्ट जो विश्वसनीय वाले थोड़े हैं, वो ये कह रहे थे कि बीजेपी का वोट शेयर नहीं घट रहा, और अगर घट रहा है तो मामूली। नहीं कार्तिकेय, देखो चित भी मेरी पट भी मेरी बात सही नहीं है, चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं बात। मैं 50 सीट, मैं मानता हूं कि हमें भी समझने में, क्योंकि ये 50 सीट वाला मुझे एक भी विश्लेषक, एक भी पत्रकार, एक भी कोई भी आदमी 50 सीट बीजेपी करके अपना रिकॉर्ड 2014-19 तक पार करके कोई नहीं कर रहा। तो आई एम सॉरी, मैं मानता हूं कि हमें पढ़ने में आगे बोल रहा हूं सर। मैं आपसे अग्री करते हुए मैं ये कह रहा हूं कि वोट शेयर में कांग्रेस बहुत आगे जाएगी, ये तो सबने पढ़ लिया और ये हो भी रहा है। लेकिन सीटों का गणित सबका गलत हो गया, सभी का। उसमें मतलब हम सब इंक्लूडेड हैं। चाहे मैंने एक कंजर्वेटिव आंकड़ा दिया, मैंने हमेशा कहा कि कांग्रेस 50 के आसपास, बट वो भी नहीं है। कई लोग तो 60-65 तक ले गए थे इस आंकड़े को। तो कंजर्वेटिव साइड पर देखो हम लोग भी बात यही होती थी ना, कहते थे बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी। एक सवाल जरूर करते थे, बीजेपी कैसे बहुमत पार करेगी? मतलब ये समझ में नहीं आता था कि जब इतनी नाराजगी 2019 में थी, तब 40 आई, 5 साल के बाद नाराजगी हुई कि लोकसभा में 5 सीटें हार गई बीजेपी, तो फिर कैसे 40 आएगी? ये सवाल था। एक कंक्रीट लॉजिक कि उसी बीच में अग्निवीर आया, उसी बीच में किसान आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ, उसी बीच में खट्टर को हटाया गया। तो उसके बाद ये थ्योरी लगता था कि बीजेपी कैसे 40 पहुंचेगी, 30 पार बीजेपी कैसे पहुंचेगी, कांग्रेस 50 पहुंचे या ना पहुंचे। तो उस हिसाब से ये बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है कार्तिकेय। देखिए वोट शेयर सिर्फ वोट शेयर बता दूं, इलेक्शन कमीशन का जो अभी वोट शेयर है 39.6% वोट शेयर बीजेपी है,
39.9 कांग्रेस है। स्क्रीन पर आप देखिए लगभग दोनों बराबर वोट शेयर पर है। मतलब बीच कांग्रेस ने 28 से 40 अचीव किया, बीजेपी ने भी 3% बढ़ा लिया, जेजेपी 14 से साफ हो गई। लेकिन हाँ, अब आप बताइए कार्तिकेय, चूंकि नंबर्स के आप यही ज्यादा यही हुआ कि जो उम्मीद थी कि एक मतलब मेजॉरिटी वोट चला जाएगा जेजेपी का कांग्रेस को, वो हुआ है, लेकिन एक चंक उसका बीजेपी को भी जाता हुआ दिख रहा है। ये बात भी हम कहीं ना कहीं याद रखें कि 2019 में अगर कई त्रिकोणीय मुकाबलों में जेजेपी ने कांग्रेस को डेंट किया था, तो जेजेपी ने कुछ त्रिकोणीय मुकाबलों में बीजेपी को भी डेंट किया था। तो अब जब जेजेपी ध्वस्त हो रही है तो वो वोट वापस बटा है कहीं ना कहीं, और सीटों का जो गणित होता है वो वोट से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इस बात को मानने में कोई बुराई नहीं है कि हम सबको लग रहा था कांग्रेस आगे चल रही है और वोट शेयर में वो आगे आज भी है, लेकिन वो सीटों के गणित में कहीं ना कहीं गलती हुई। और ये वही बात है कि हम कैसी सीटें चुनते हैं। मैं जब साउथ हरियाणा गया, मैं बहुत क्लियर था कि यहां बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा। जब मैं हुडा जाट बेल्ट में था, साफ दिख रहा था कि कांग्रेस को नुकसान नहीं हो रहा था। जीटी रोड बेल्ट और ये जो हिसार वाला जाटलैंड है, इस पर कहीं ना कहीं दारोमदार था, और जीटी रोड बेल्ट में मैंने गलत पढ़ा, और वो दूसरे जाटलैंड में मैं गया नहीं। आपको याद होगा मैंने चर्चा की थी आपसे इस बारे में कि हिसार का जाट मुझे उस हिसाब से नहीं दिखा, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो एंटी जाट पोलराइजेशन शायद उस इलाके में बेहतर हुई है। इस वजह से आप देखिए हिसार, भिवानी, ये जो पूरे जिले, एक सेकंड कार्तिकेय, एक स्पेसिफिक थोड़ा समझाए, चूंकि आप डेटा समझते। देखिए दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ गए, बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर, और 10 सीटों के साथ, और दुष्यंत चौटाला 5000 से नीचे वोट पर है, जमानत जब्त, बुरी तरह हार रहे। एक दूसरे, और वो बीजेपी के साथ गए, इसकी सजा उन्हें बीजेपी की मिली, और बृजेंद्र सिंह वहां से जीत रहे जहां जाट डोमिनेटेड इलाका है, उचाना कला। अब मैं आता हूं उसी तरह से इलाहाबाद में अभय सिंह चौटाला 13,000 से पीछे थे, हार ही गए। मान लीजिए जो अभय सिंह चौटाला किसान आंदोलन पर उन्होंने इस्तीफा दिया, उपचुनाव लड़े, फिर जीते। तो अभय सिंह चौटाला का डोलड्रम कहीं ये कि कहीं बीजेपी की टीम ना हो, गोपाल कांडा, मुझे लगता है बहुत सारे फैक्टर उनके खिलाफ गए, जाट ने उनको शायद वोट नहीं दिया। भरत बेनीवाल भी कांग्रेस से जीत रहे। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर जाट फैक्टर या किसान फैक्टर बीजेपी से नाराजगी की ऐसी वजह कि अभय सिंह चौटाला हार जाए, दुष्यंत चौटाला हार जाए, दिग्विजय चौटाला की जमानत जब्त हो जाए, तो वो फिर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ बीजेपी के खिलाफ? नहीं, क्यों रिफ्लेक्ट तो हुआ, इसीलिए तो कांग्रेस ने इतना गेन किया ना। जेजेपी और आईएनएलडी, अगर आप हिसार जिला देखें जो आईएनएलडी का गढ़ है, वो तो सारा कांग्रेस स्वीप कर रही है इस समय। लेकिन हम आते हैं उन सीटों पे जहां नॉन जाट पॉपुलेशन को पोलराइज करना था बीजेपी को, और जहां पे जाट स्वयं नहीं जिता सकते थे, तो कहीं ना कहीं उन सीटों पर खेल हुआ है कांग्रेस के साथ। दूसरा, एक जो बात सच हो सकती है जिसमें थोड़ा सा ओमकारेश्वर जी जो कह रहे थे, अब जब रिजल्ट आएगा तो ये स्टडी करना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट जाट कैंडिडेट्स ने कितने वोट काटे कांग्रेस के इन बेल्ट्स में, क्योंकि वो भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, और अगर वो सक्सेसफुल रहे हैं तो उसकी वजह से भी सीटों का नुकसान हुआ होगा कांग्रेस। लेकिन सर, ये जो जाट कंसोलिडेशन अगर ना हुई होती तो कांग्रेस 28 से 40 पे नहीं आती ना। वो उसको कांग्रेस का हमें क्या दिख रहा है, अरे 31 से 35 पे तो आई है बस। लेकिन ये भूल रहे हैं कि 28% से 40% की पार्टी बनी है। हरियाणा की इलेक्शन की प्रवृत्ति बदल गई है। जो 3 पोल था वो 2.5 पोल हुआ, वो 2 पोल हो गया। तो 2 पोल में 40% की पार्टी 35 सीटें ला रही है, और वहीं उससे 0.5% कम वाली पार्टी जो है वो 49 सीटें ला रही है। तो एक जो हम लोग बात कर रहे थे कार्तिकेय कि लोकसभा चुनाव में जैसे बाइपोलर इलेक्शन हो गया कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच 90% वोट बट गए। 46% लगभग अगर मुझे याद है तो बीजेपी, 43% लगभग कांग्रेस, शायद इतना ही था। अब या 3% आप अगर देखें, दोनों मिला के 90%। अब बात आती है दोनों मिला के लगभग 80% वोट इन दोनों पार्टियों को हरियाणा में इस बार मिला। आपने सही कहा कि 28% से कांग्रेस चली गई 40%, लेकिन बीजेपी 40% में 50 सीट पा रही है और कांग्रेस 40% में 35 सीट पा रही है। इसको कैसे डिकोड करते हैं, दर्शकों को समझाने? मार्जिन अगर आप मार्जिन देखेंगे तो जो लो मार्जिन सीटें हैं वो ज्यादा अभी भी बीजेपी की तरफ हैं। कांग्रेस की सीटों में जो मैं गेम सुबह से देख रहा हूं वो कांस्टेंट था, वो बढ़ता जा रहा था, वो हजारों में था।
एक समय था कि बीजेपी की डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट लीड्स बहुत ज्यादा थी कंपेयर टू कांग्रेस। तो जहां कांग्रेस जीत रही है बड़ा जीत रही है, और जहां बीजेपी जीत रही है, ये उल्टा होता है अदर स्टेट्स में। यूजुअली जैसे गुजरात जैसे राज्यों में बीजेपी अर्बन में बड़ा जीतती है और कांग्रेस थिन मार्जिन से रूरल में जीतती है। यहाँ पे जहां कांग्रेस जीत रही है वहां अच्छा जीत रही है, लेकिन वो ज्यादा सीटों पे नहीं जीत रही। बीजेपी नैरो मार्जिन से ज्यादा सीटों पे जीत रही। अब मैं आपको बताऊं एक बात और, कि अभी जब मैंने लास्ट चेक किया था 15-20 मिनट पहले, साउथ हरियाणा में अभी भी वोटिंग स्लो थी, काउंटिंग 10 सीटों पर अभी आधे से कम राउंड गिने गए थे। लेकिन मुझे लगता है अब वो भी हो गया होगा, तो उससे भी कुछ उम्मीद कांग्रेस की अब नहीं बनेगी। ये साफ है कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को लेकर शायद जो ओवर एंथुजियाज्म था वो बैकफायर किया है, या कुछ कंप्लेसेंसी रही। अब इससे ज्यादा अभी कुछ कहना गलत है, बट मैं आपके ध्यान आकर्षित करूंगा सर कि ये जो बाकी 20% वोट है, जो आपने बहुत अच्छा एक आंकड़ा बनाया, 80% कांग्रेस प्लस बीजेपी, ये आंकड़ा पिछली बार 65% था, उससे पिछली बार 54% था। तो 80 में से जो 20 बच गया, उसमें से जो 11% अदर्स में गया है, अदर्स माने निर्दलीय कैंडिडेट्स। अब अगली स्टडी इस चुनाव की ये होगी कितनी सीटों पर निर्दलीयों ने किसको किसको डैमेज किया, चाहे अब वो कांग्रेस। एक क्वेश्चन और कार्तिकेय, कि दलित वोट जैसे हरियाणा में 22-25% के आसपास जाट हैं, लगभग 21-22% दलित हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि दलित वोट कांग्रेस से छिटके, जो दलित वोट 67-65% कांग्रेस को लोकसभा में मिला था, तो दलित वोट छिटके, और उसके लिए शैलजा के कंधे पर बंदूक रखकर प्रधानमंत्री अमित शाह सब लोग चलाते रहे, और तरह तरह से कोशिशें होती रही कांग्रेस को दलित विरोधी साबित करने की। राहुल गांधी के बयान, राहुल गांधी आरक्षण खत्म कर देंगे, दुनिया भर के भाषणों के केंद्र में, खुद प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के केंद्र में दलित इस बार बहुत ज्यादा थे। तो अब इसका एनालिसिस बाद में होगा, लेकिन क्या छिटका कांग्रेस से या क्या बीजेपी में ऐड हुआ? ये जैसे बीजेपी में 3% वोट बढ़ा, तो ये कुछ अभी आकलन करने की स्थिति में है आप? एक बात मुझे बीजेपी के लोगों ने ही हिसार जिले से बताई थी कि हम लोग जो, जिसको आप यूपी में जाटव कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बिरादरी है हरियाणा में। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जैसे वो अपने आप को बुलाते हैं, वो एससी का आधा तबका है, वो कांग्रेस के साथ थे। तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी वही थी जो यूपी में थी, कि नॉन जाटव दलित को अपनी तरफ करके ये बताकर कि जो जाटव दलित है वो सारी मलाई खा गए। और मुझे हिसार जिले से ये पूरी इंफॉर्मेशन है कि बीजेपी इस स्ट्रेटेजी पे बहुत काम कर रही थी। खासकर जो सुप्रीम कोर्ट में बात चली थी कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ दलित्स, इसको लेकर मुद्दा बनाया गया था और एक पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई थी। और शायद यही कारण था कि कांग्रेस ने अंत में राहुल गांधी के चेहरे के साथ शैलजा जी का हाथ मिलवाया, हुड्डा जी से अशोक तंवर को लाए, क्योंकि वो समझ रहे थे कि एक बिरादरी को लेकर हम जो फोकस कर रहे हैं वो बैकफायर मार सकता है, इसलिए 36 बिरादरी की बार बार बात हो रही थी। तो सर ये सब फैक्टर्स जमीन पे थे। मुझे लगता है कि ये आपको और हमें भी दिख रहे थे, लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगा। एक शायद गलती हमसे ये होती है कि जब हम लोकल सोर्सेस को टैप करते हैं किसी राज्य में जाके, वो लोकल सोर्सेस हमें किस दिशा में इशारा करते हैं, इससे भी काफी चीजें बदलती हैं। जैसे हम अपनी सैंपलिंग करते हैं, हमको लगता है फाइट कड़ी है, और कोई लोकल सोर्स से आप बात कर रहे हो, बोलेंगे नहीं फाइट कड़ी नहीं है, आप गलत इलाके में चले गए थे। ये सब चीजें भी हमारी ओपिनियन को बायस करती है। ये अगली बार की सीख है। मैं फिर कहूंगा कि आई थिंक आप भी और हम भी जब जमीन पर थे तो हमें ये दिख रहा था कि बीजेपी के अपने गढ़ हैं कुछ, लेकिन उसमें गिरावट हुई है। और कांग्रेस की सबसे बड़ी उम्मीद एग्जिट पोल में भी यही थी वोट शेयर में, कि जो जेजेपी का वोट छिटकेगा वो कांग्रेस पूरा ले जाएगी। उसमें शायद कहीं चूक हो गई, पूरा नहीं गया वो वोट, और सीट बाय सीट शायद कहीं ना कहीं गणित गलत हुई है। वरना वोट शेयर में ये कांग्रेस के लिए बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है पिछले चुनाव के बनिस्बत, लेकिन सीटों में ये तब्दील नहीं हो पाया। अब एक चीज और, इसमें जो 50 सीट बीजेपी को अगर मिल रही है, तो इससे एक बात ये सवाल फिर उठता है कार्तिकेय, कि जैसे 2014 में जब मोदी जी का उठान था, रेवाड़ी में बहुत बड़ी सभा से प्रधानमंत्री मोदी का टेक ऑफ हुआ, जिसमें पूर्व फौजी और बहुत जबरदस्त भीड़ थी प्रधानमंत्री पद की उनकी दावेदारी उम्मीदवारी के बाद। और उसके बाद हरियाणा में जबरदस्त कामयाबी मिली, 2019 तक में भी 10 की 10 सीटें बीजेपी जीती। लेकिन 2024 में बीजेपी को 10 में से 5 सीटें हारी बीजेपी। 2019 में बीजेपी
40 सीट पर थी, बहुमत से 6-8 की, जेजेपी के सपोर्ट से सरकार बनी। 2014 में उतना मोदी में माहौल होने के बाद भी बीजेपी वहां 47 सीटें हासिल कर पाई थी, 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी हुडा सरकार पर तमाम आरोप के बाद भी। अब ऐसा क्या लगता है आपको कि बीजेपी ने अपना 2014 का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अगर 50 सीट हासिल कर लेती है? 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, किसानों का आंदोलन, पहलवानों का मुद्दा, बीजेपी के भीतर बेचैनी न होती तो खट्टर को कान पकड़ के ऐसे सत्ता से हटाया नहीं। कहा गया कि प्रधानमंत्री ने गिव अप कर दिया। बीजेपी नेता बहुत सारे मान रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि हमारी इस बार सरकार नहीं बनेगी, मतलब मैं उसका मुझसे खुद कई नेताओं ने, लोकल लीडर मानते थे वहां कि इस बार हमारी सरकार नहीं बनेगी। तो ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी 50 पर जा रही है? इसको कैसे डिकोड करते हैं आप? बहुत बहुत आसान है इसका जवाब कि जब 14 में ट्राइपोलर इलेक्शन, हाँ, तीन स्तंभ थे उस इलेक्शन, हाँ, आईएनएलडी 9 सीटें, 20-25 साहब 19 सीटें कांग्रेस से ज्यादा सीटें, 24%, कांग्रेस से ज्यादा सीटें आईएनएलडी लाई थी। कांग्रेस और आईएनएलडी का वोट शेयर मेरे ख्याल 20 से 25 दोनों का वोट शेयर था। हाँ, 20% कांग्रेस, 24 आईएनएलडी, 44%, ठीक है। और बीजेपी 34% पे थी मेरे ख्याल से, 33-34% पे, और उसकी 33। पर अब जब कंपटीशन का पूरा मिजाज बदल गया है, अब बाइपोलर पॉलिटिक्स में आप ये आंकड़ा पॉसिबल है। और मैं फिर वही कहूंगा कि ये वो हुआ है जो मध्य प्रदेश में 18 में हुआ था कि कांग्रेस के वोट ज्यादा आए थे और कम आए थे और सीटें ज्यादा आई थी। तो ये पहले कांग्रेस भी इसकी बेनिफिशियरी रह चुकी है और आज हरियाणा में बीजेपी इसकी बेनिफिशियरी है कि हमारा वोट शेयर हालांकि आपसे थोड़ा सा कम है लेकिन हमारी सीटें ज्यादा है। तो इसका मतलब हमने सीट बाय सीट काम ज्यादा किया है। हमने ये देखा है कि कौन सा, किस तबके का वोट हमें इस सीट के लिए लाना है। हमने स्टेट वाइड कम्युनिटीज पे काम नहीं किया। हम समझ गए थे कि वो हमसे नहीं होगा। तो अब देखिए कुछ चीजें में अजीत जी, हम एज एनालिस्ट अपनी गलती माने, ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमारी सीख के लिए भी। लेकिन व्यूअर्स को ये भी समझना पड़ेगा, कुछ चीजें हम जमीन से आकर आपको बताते हैं लेकिन उसके बाद जो पार्टी ने अपना काम करना है वो हम नहीं कर सकते। हम एक अजम्पशन पे चलते हैं कि जो हम देख रहे हैं उस पर पार्टी भी वैसे ही काम करेगी जैसे हम सोच रहे हैं। अब अगर पार्टी उस पर वैसे काम ना करे या उससे बहुत अच्छा काम करे या उससे कम काम करे, इस पे हमारा, आपका कंट्रोल भी नहीं है, मेरा कंट्रोल भी नहीं है। तो मैं फिर कहूं, हवा का मतलब अगर ये है कि कांग्रेस 28 से 40% पे आ गई तो कांग्रेस की हवा तो थी सर। लेकिन अगर कांग्रेस की हवा का मतलब ये है कि 65 सीटें आ जाएंगी तो वहां गलती खा गए सर। तो अच्छा, इसमें और बीजेपी ने सर इसमें क्या जोड़ा, 2-3 चीजें मैं बता दूं। 14 के बाद बीजेपी ने नॉन जाट आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से कल्टीवेट किया और इसका बहुत अच्छा उदाहरण मुझे साउथ हरियाणा में मिला और हिसार के कुछ इलाकों में मिला। साउथ हरियाणा में अहीरों में बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट था कि जैसी भी सरकार है ये अपनी सरकार है, राविंदरजीत सिंह अपने नेता है। हिसार जिले में अगर आप जाइए, वहां बिश्नोई परिवार को अपनी तरफ करके कहीं ना कहीं नॉन जाट वोट को कांग्रेस, बीजेपी ने अपनी तरफ किया। तो ये सब चीजें ऐड अप कर करके समीकरणों पे अगर इलेक्शन आप देखें तो बीजेपी निकाल गई अंत में। अंत में आप देखिए मार्जिन तो वोट शेयर में कुछ खास नहीं है ना, पॉपुलेशन अगर आप पूरे हरियाणा की देखें, लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं हो रहा। तो अब इससे कार्तिकेय, इससे क्या मैसेज देखते हो आप इस नतीजे से? क्योंकि अब हरियाणा के नतीजे तो आ गए, अब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है। इससे नेशनल पर्सपेक्टिव में या आने वाले 1 महीने बाद के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन और बीजेपी के लिए क्या मैसेज देखते हो आप? उससे पहले सर मैं कहूंगा, जो पोलिंग एजेंसीज हैं, जैसे हम लोग भी बात कर रहे थे इलेक्शन से पहले, कि ये सीटों का जो बिजनेस है ये नहीं करना चाहिए, ये इम्परफेक्ट होता है। वोट शेयर तक बात रुक जानी चाहिए और चैनल्स को भी इस बात को समझना चाहिए कि वोट शेयर तक साइंस परफेक्ट है, सीट शेयर का साइंस परफेक्ट नहीं है। हालांकि मैं तो यहां मानूंगा कि ±3% के मार्जिन में हमारे वोट शेयर प्रोजेक्शंस लगभग सभी एग्जिट पोल्स के सही रहेंगे, लेकिन सीटों में सब गड़बड़ा गया, सबका गड़बड़ा गया। तो पहला लेसन तो ये है ऑडियंस के लिए भी, चैनल्स के लिए भी, कि सीटों पर ऑब्सेस ना करें, वोट शेयर को देखें अगर देखना है एग्जिट पोल। तो पहला तो ये, मैं बिल्कुल साफ गोई से बात कर रहा हूं सर, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। अपने ही जो कॉलीग्स हैं, हमारा जो एक काम करने का तरीका है उस बारे में हम भी चर्चा करते हैं। कुछ चीजें हम भी करना नहीं चाहते लेकिन चैनल्स करवाते हैं फिर। हालांकि इसमें मेरा तो बहुत कम स्टेक है, लेकिन जो मेरी डिस्कशंस होती हैं इंडस्ट्री के लोगों से, मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ।
अब इसके बाद क्या होता है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो बीजेपी में या तो मोदी जी को रीलॉन्च किया जाएगा इन इलेक्शंस में, झारखंड महाराष्ट्र वैसे भी वो जा रहे हैं, ये कहकर कि देखिए हरियाणा तो हम मोदी जी के बिना जीत गए, तो ये तो अब हम जीत ही जाएंगे। और या एक धड़ा जो बीजेपी के अंदर मोदी जी से खुश नहीं है, वो ये भी कह सकता है कि हम आपके बिना भी जीत सकते हैं, हमको आपकी जरूरत नहीं। अब ये इसमें से क्या होगा मैं नहीं जानता, मैं भाजपा को इतना अंदर से नहीं समझता, पर ये टॉप ऑफ माय हेड मेरे दिमाग में दो बातें आ रही हैं। लेकिन विपक्ष के लिए ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं दूध में नमक की तरह है ये, कि लोकसभा में अच्छा परिणाम लाने के बाद एक वो चुनाव जो आपको जीतना ही चाहिए था, वो आपके लिए दूसरा छत्तीसगढ़ बन के रह गया। ये मध्य प्रदेश नहीं था सर, ये छत्तीसगढ़ बन के रह गया दूसरा। इन्हें क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? मध्य प्रदेश में सर ऐसा था कि बीजेपी के पास एक लीडर था, कुछ उसकी पॉलिसीज थी, उनकी अपनी एक पर्सनल पॉपुलैरिटी थी, एमएलए से नाराजगी होगी, लेकिन मामा जी का नाम से ऐसा नहीं था कुछ, उनके नाराजगी अपने से थी कुछ। और प्लस मध्य प्रदेश में बीजेपी का संगठन बहुत जबरदस्त है, आप तो घूमे, आप तो जानते होंगे। हरियाणा में वो संगठन भी नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग बीजेपी का, क्योंकि हरियाणा में लॉन्गेस्ट समय के लिए बीजेपी आईएनएलडी की जूनियर पार्टनर हुआ करती थी। नहीं तो आपको एक चीज पता है कि 12-13 साल से हरियाणा में कांग्रेस का कोई जिला का संगठन नहीं है, कोई कमेटी नहीं है, कोई जिला नहीं है। ये हुडा एंड एसोसिएट्स ने ये आरोप शैलजा लगाती रही है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है और इसमें कोई संगठन बना ही नहीं, जिला अध्यक्ष ही नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट कमेटी नहीं है 12-13 साल से। तो ये तो कांग्रेस का भी मतलब यही शैलजा आरोप लगाती रही है कि भाई एक स्टेट प्रेसिडेंट पीसीसी चीफ है, बाकी नीचे कुछ भी नहीं है। और पीसीसी चीफ अभी जो मौजूदा है उदय भान, वो हुडा के करीबी माने जाते हैं, अदरवाइज उसके पहले जो थे आपस में धींगामुस्ती होती थी। एक समय में अशोक तंवर थे, राहुल गांधी ने बनाया, नहीं पड़ी, कुमारी शैलजा थी, उन्हें बीच में ही हटाया गया कार्यकाल पूरा होने से पहले। तो ये तो कांग्रेस की इनफाइटिंग की भी कहानी है। नहीं बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जैसे बीजेपी एकदम लग रहा था कि वो उन्होंने कंसीड कर लिया था कि ये चुनाव हम नहीं जीत रहे, कहीं ना कहीं हरियाणा में भी वही था। मध्य प्रदेश में कम से कम बीजेपी फाइट में तो लग रही थी ना, वो लग रहा था कि कांग्रेस को ये इलेक्शन लड़के जीतना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में वॉक ओवर लग रहा था, ऐसे ही हरियाणा में वॉक ओवर लग रहा था कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस ने इसको भी गड़बड़ा दिया बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लोकसभा में जो आपने मेहनत करी या आपके पास जो वोट आया, उसके बाद क्या आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए? उसके बाद क्या आपसे कमी रह गई? क्या आप एकदम कंप्लेसेंट हो गए कि यार ये चुनाव तो जीता हुआ है? अच्छा जम्मू कश्मीर देखिए आप कॉन्ट्रास्ट में, जहां लग रहा था उसी पर आना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कर रहे हो? जम्मू कश्मीर में तो देखो वहां बीजेपी ने 6 सीटें भी बढ़वाई परिसीमन से, और उसके बाद कांग्रेस और एनसी क्लियर मेजोरिटी में जा रही है, 46 से ज्यादा 6 सीटें 46 सीटें हैं सर। अब वहां टेक्निकल पेच ये है कि वहां नॉमिनेटेड 5 मेंबर होंगे, तो मेजॉरिटी तब भी 47-48 से, तब भी 27 + 5 बीजेपी को जोड़ लो तो 32 होता है, तब भी एनसी कांग्रेस ज्यादा है। 46 पे है अभी एनसी कांग्रेस, और अगर इनको मेजॉरिटी चाहिए तो इनको 2 लोग और लगेंगे। अब या वो पीडीपी से आएंगे या इंडिपेंडेंट्स होंगे, नहीं, वो पता नहीं, बट अभी एनसी कांग्रेस 52 पर है कार्तिकेय, वहां अभी जो रुझान है 50 अच्छा मैं जो देख रहा हूं सर ईसी की वेबसाइट पे 41 एनसी और 5 कांग्रेस दिखा रहा है ईसी की वेबसाइट। तो डालो ना, मुझे बोल रहे हो नहीं, स्क्रीन पे डालो ना, मुझे क्या बोल रहे हो वहां से? तो 46 का आंकड़ा बन रहा है कांग्रेस एनसी का, स्क्रीन पे डालो ना, मुझे क्या बोल रहे हो वहां से? तो 46 का आंकड़ा बन रहा है कांग्रेस एनसी का जम्मू कश्मीर में। तो 2-3 लोग इनको और लगेंगे, वो मुझे लगता है इंडिपेंडेंट से समर्थन मिल जाएगा। बट ये है कि एनसी इसमें पीडीपी जैसे जो जेजेपी का हाल, आईएनएलडी का हाल, इलेक्शन कमीशन का डालो इस पे जेएनके पे, हाँ वही पीडीपी का हाल जम्मू कश्मीर में हो गया है कि एकदम बैठ गई पार्टी। और क्या कहते हैं, जो इंडिपेंडेंस का असर जितना बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है उतना नहीं रहा सीटों में, कम से कम वोट शेयर में फिर भी लग रहा है कि असर रहा है कि 25% वोट आया है अदर्स को, और वो अदर्स में सारी अनरजिस्टर्ड पार्टीज भी हैं, इंडिपेंडेंट्स भी हैं, और इसमें ज्यादातर जो वोट आया होगा वो कश्मीर में आया होगा, जम्मू में इतना नहीं आया होगा। लेकिन यहाँ फिर कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है
वो अगर आप देखें कांग्रेस इस समय लीड में है 5 सीटों में, और जो जम्मू का हिंदू डोमिनेटेड इलाका था जहां उसको बीजेपी से टक्कर लेनी थी, वहां एकदम साफ हो गई कांग्रेस इन टर्म्स अच्छा, ऑफ अब एक चीज बताओ कार्तिकेय, जम्मू कश्मीर में जैसे 46 पर कांग्रेस और एनसी है, पीडीपी 4 पर है, बीजेपी 29 पर है, 5 नॉमिनेटेड अभी आने वाले हैं और 5 के नाम भी आ रहे हैं कल ही से, सब बीजेपी के होंगे और वो 5 बीजेपी की तरफ जाएंगे, कोई शक नहीं। लेकिन आप 29 में से 5 जोड़ दो बीजेपी के साथ तो 34 बीजेपी होती है। उस केस में भी कांग्रेस को 46 है। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्या कि पीडीपी बीजेपी के साथ चली जाए? कोई आर्म ट्विस्टिंग हो सकती है क्या? सर और पीडीपी होने से भी बीजेपी के नंबर नहीं होते हैं, उसके बाद फिर अदर्स बचते हैं, तो अब जोड़ो ऐसे 29 प्लस 8 अदर्स अगर सब आ गए तो 37, 5 नॉमिनेटेड आ गए तो 43, तब फिर बात आती है पीडीपी पे। सर पीडीपी का ऑलरेडी इतना जो बुरा हाल हुआ है वो उनके टाइप की वजह से ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। जो चार एमएलए आए हैं, शायद अगली बार वो भी ना बचें अगर वो बीजेपी से फिर से टाइप करें, क्योंकि उनका अस्तित्व कश्मीर में है, जम्मू में उनका अस्तित्व है नहीं। मैं एक बड़ी चीज इसमें देख रहा हूं सर, जो ज्यादा बड़ा एक ट्रेंड मुझे दिख रहा है कि अगर एनसी और कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो आप समझ रहे हैं कि 46 एमएलए में मैं सिर्फ मैं दो हिंदू नाम देख सकता हूं, 44 मुस्लिम नाम है, और रीजनल बैलेंस में भी ये ज्यादा कश्मीर की तरफ होगी, जम्मू की तरफ कम होगी। तो इस सरकार का स्वरूप क्या होगा? मतलब ये एक सवाल है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, बट ये भी एक, क्योंकि उम्मीद ये थी ना कि कांग्रेस 7-8 हिंदू कैंडिडेट जम्मू से जितवा कर लाएगी और प्लस एनसी तो अच्छा करेगी, उसको मिला करेगी सरकार मिलेगी जो हर तबके को, हर इलाके को रिप्रेजेंट करेगी। वो अगर ये सरकार बनती है तो वो कितना हो पाएगा, इसका मेरे पास जवाब इस समय नहीं। बट मुझे लगता नहीं, इसको बाइफरकेट, एक बार दर्शकों के लिए इसको बाइफरकेट कर देते हैं। जो अभी जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 29 सीटों पर बीजेपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 41 सीटों पर है और कांग्रेस 5 सीटों पर जो आगे है। तो सही कहा कार्तिकेय ने कि उसमें एनसी का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है, कांग्रेस की नुमाइंदगी ना के बराबर है, सिर्फ 5। और अजीत सर, जो दो हिंदू नाम है वो एनसी के हैं, 5 कांग्रेस के मुस्लिम नाम। तो अब एक सवाल आखिर में, कोई गुंजाइश आपको उलटफेर की कश्मीर में दिखती है कि इसके बाद भी बीजेपी कुछ खेल कर दे और बीजेपी सरकार बना ले? कोई पॉसिबिलिटी? सर अब कुछ कह नहीं सकते, हालांकि हमारे बात करते करते हरियाणा में कांग्रेस 37 पे चली गई है और बीजेपी 48 पे। तो ये आई थिंक 37 पे मेरे ख्याल 3-4 घंटे में पहली बार 37 पे कांग्रेस पहुंची है। सर मुझे जम्मू कश्मीर में कुछ लगता नहीं होगा। बाकी इससे बड़ा सवाल ये है सर कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का तात्पर्य क्या होगा? एक यूनियन टेरिटरी जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके सर पे बैठे हुए हैं, तो क्या जो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन है वो इतना स्टेक उसमें है भी कि इतनी जोड़ तोड़ की जाए और अपना नाम खराब किया जाए, क्योंकि सरकार तो दिल्ली नहीं चलानी है मोटा मोटी। तो ऐसे में मुझे तो ये भी नहीं पता कि ओमर अब्दुल्ला खुद सीएम बनना चाहेंगे या नहीं। जो केजरीवाल जी के साथ दिल्ली में हुआ, क्या ओमर अब्दुल्ला के साथ वो करवाना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में? ये एक और सवाल है। मुझे पता नहीं कि इस समय जम्मू कश्मीर के जो सीएम की पोजीशन है उसमें दम कितना है। हाँ, मतलब फिर से डिफाइन करो इसको, क्या करो? यूनियन टेरिटरी है सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सारी पावर्स हैं, तो मुख्यमंत्री अगर आप बनते भी हैं सरकार बनाकर, तो उसका मतलब क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है? क्या बीजेपी के पास इतना इंसेंटिव है कि वो जोड़ तोड़ करके सरकार बनाए? और ऑन दी अदर एंड अगर कांग्रेस एनसी की सरकार बनती भी है तो क्या ओमर अब्दुल्ला जैसा व्यक्ति सीएम बनना चाहेगा, जो सीएम रह चुके हैं और जिनको फिर हर चीज के लिए एलजी के पास जाना पड़ेगा अप्रूवल के लिए? तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस समय उस सीएम की कुर्सी में दम कितना है। नहीं तो टकराव होगा फिर, जैसे दिल्ली में केजरीवाल लड़ रहे हैं लगातार, वहां भी झगड़ा होता रहेगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला बनेंगे तो जरूर। भाई ये सब जान के उमर अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ा है, ऐसा तो है नहीं कि वो नतीजे के बाद उनको पता चल रहा है, पहले से पता है सीमाएं क्या है, यूटी है, और वो पहले से मांग भी कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला हो चाहे कांग्रेस कि हम फुल स्टेट हुड के पक्षधर हैं। कायदे से कांग्रेस को तो छोड़िए, एनसी को छोड़िए,
प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये कमिट कर चुके हैं। जून में प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर में भाषण है, उन्होंने कहा स्टेट फ्रूट का दर्जा देंगे। अमित शाह फ्लोर ऑफ द हाउस पर कह चुके हैं। बीजेपी की सरकार बनती तो शायद वो प्रक्रिया तेजी से शुरू होती। अब अगर दूसरे की सरकार बनेगी तो फिर होल्ड कर लेंगे। इनको लगेगा चाबी हमारे पास चाहिए, हमारे उपराज्यपाल के पास। तो ये टकराव तो जम्मू कश्मीर में अब होगा। वही मैं कह रहा हूं सर कि वो टकराव होता है क्या? एक ऐसे व्यक्ति जो सीएम रह चुके हैं वो स्वयं उस टकराव को मोड़ लेना चाहेंगे, या वो वहां किसी को बिठाकर अपनी राजनीति पर काम करना चाहेंगे कि हम किसी को सिंबॉलिकली बिठा भी दें, परिवारवाद का नाम भी हट जाएगा, कोई रिप्रेजेंटेशन भी करवा देंगे, कोई समीकरण बिठा देंगे, अपना सोशल कॉम्बिनेशन, और हम तो हैं ही पीछे से चलाने वाले सब कुछ। क्या ये बेहतर मॉडल है, या ये बेहतर मॉडल है कि खुद ऐसे सिचुएशन से हम आ रहे हैं जहां हमारे पिता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हम भी रह चुके हैं एक ऐसे राज्य के जिसका अलग आर्टिकल था, और अब हमें हर चीज के लिए सिग्नेचर के लिए एलजी के पास जाना पड़ेगा। ये एक बहुत पर्सनल डिसीजन है, बट मैं इस पे सोचता हूं कि क्या होगा, इसमें क्लैरिटी मुझे भी नहीं है। चलिए, बहरहाल कार्तिकेय बत्रा बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम दर्शकों का, खास करके ट्विटर और एक्स पर देखने वाले उन तमाम दर्शकों का लगातार आपको कार्तिकेय बता दूं कि एक्स पर, ट्विटर पर हमें अभी 1,35,000 लोग लाइव देख रहे हैं। 1,35,000। नंबर 1 चैनल देश का आज तक, उसे 17,000 लोग देख रहे हैं। पुण्य राय के डिजिटल प्लेटफॉर्म को 16,000 लोग, एबीपी को 7,800 लोग, टाइम्स ऑफ इंडिया 5,800। इन सबको जोड़ के और उससे 3 गुना कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 3, वो अजीत अंजुम और हमारी टीम का जो ये की मशक्कत है, उससे जो एक ये आप देख रहे हैं टेलीकास्ट, उसको 1,35,000 लोग ट्विटर पर देख रहे हैं। यूट्यूब पर लगभग 4 मिलियन लोग देख चुके हैं, और ये सब हमारी टीम जो लगातार मेहनत कर रही थी, और ये स्क्रीन जो ग्राफिकल बहुत मेहनत करके, मशक्कत करके पूरी टीम ने बनाई, उन सबका भी शुक्रिया। तमाम दर्शकों आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई अजीत जी। आप पूरे ब्रॉडकास्ट के लिए, आज ही नहीं पिछले कई चुनावों से मैं आपकी टीम को जानता हूं, बहुत मेहनती लोग हैं, और आप तो स्वयं हैं ही, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं सबका नाम ले लेता हूँ। स्क्रीन पर पीछे हैं करण, जिन्होंने पूरा ग्राफिक डिजाइन में अहम भूमिका निभाई, वो स्विचिंग कर रहे हैं। राहुल ठाकुर हैं जो प्रोड्यूसर हैं, जो लगातार ब्रेकिंग न्यूज लिख रहे हैं। उपेंद्र हैं पीछे, जो लगातार गेस्ट कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, थंबनेल देख रहे हैं। पीछे हमारे हैं जो इसके डिजाइन कर रहे हैं ग्राफिक। एक और प्रोड्यूसर हैं प्रभाकर, जो इसमें डेटा देख रहे हैं। एक सचिन है, वो जम्मू कश्मीर का डेटा और बाकी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो 6 लोगों की टीम जो बैकएंड कर रही है, उन सब की बहुत अहम भूमिका है, उनके बिना क्या होता। लेकिन फिलहाल इस लाइव को खत्म करते हैं। एक बार फिर से एक्स के तमाम दर्शकों को, ट्विटर के तमाम दर्शकों को शुक्रिया अदा करते हुए